हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के यूनिट 4 इकोनॉमिक सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 है ये, और इसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इसकी एनसीईआरटी बुक्स में क्या क्या हमें निर्देश दिए गए हैं बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, और इसमें क्या मैटर समझाया गया है, इसको हम इसमें पार्ट में समझेंगे। इसके साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए जाएंगे। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या समझाया गया है। देखिए, इस चैप्टर में जो टीचर्स के लिए निर्देश हैं वो ये हैं कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंधों को हमें समझाना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध क्या इसमें शो कर रहे हैं, जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका, और इसमें जो उनसे संबंधित पोर्टफोलियो निवेश है। इसके बाद इसमें हमें ये समझना है कि जो पिछले 30 वर्षों पर जो विशेष रूप से वैश्वीकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स यही है कि दूसरी अर्थव्यवस्थाओं का, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एक दूसरे से संबंध होना, आयात निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, जिसके लिए WTO बनाया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये WTO की स्थापना कब हुई है, इसको भी प्रश्न भी आ जाता है 1995 में। तो इस तरह से हम ये भी सोचेंगे कि MNCs के बारे में, यानी मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी मीन्स होता है कि जिस कंपनी का बिजनेस एक देश में नहीं है, मल्टीनेशनल्स में है, यानी बहुत सारे देशों में, एक से अधिक देश में है। मान लीजिए जैसे एक रिलायंस कंपनी हमारे देश में है, वो केवल भारत में कारोबार नहीं करती है, उसका बिज़नेस जो है भारत के बाहर अफ्रीका और एशिया, इवन अमेरिका तक है। तो इस तरह हम ना कह सकते हैं कि जो कंपनी कई देशों में काम करती है उसे MNC कहते हैं। ऐसे ही इसके कुछ कंसेप्ट को हम देखेंगे। इसके बाद हम वैश्वीकरण के प्रभाव को देखेंगे, और इसके साथ ही साथ उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन और बाजारीकरण को समझेंगे, और इसका क्या प्रभाव भारत में हुआ है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो ये है चैप्टर 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, इसमें समझाया गया है कि किस तरह से विकासशील देशों में उत्पादित वस्तुओं को विकसित देशों में क्या किया जाता है, ब्रांडिंग करके बेचा जाता है। तो यानी देखिए, ये कुछ सामान है जिनको ज़्यादातर विकसित देशों में नहीं बनाया गया है, लेकिन उसमें एक ब्रांड बना दिया गया है। जैसे एक जूते का बिज़नेस, खासकर इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि शूज़ जो मार्केट है वो भारत में बहुत ज़्यादा है, खासकर यूपी में कानपुर और आगरा में। वहाँ पर ये लोकल दुकानदारों से, लोकल फैक्ट्रियों से सामान बनवाते हैं, और उसमें बाद में वुडलैंड, बाटा, रेड एंड चीप जैसे ब्रांड लगा के बेचते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ। तो इस तरह शोरूम में दिख रहा है, और मैक्सिमम फ़ायदा कौन उठाता है, ये ब्रांड मल्टीनेशनल कंपनियाँ फ़ायदा उठाती हैं। तो ये इसका प्रभाव समझा गया। और दूसरी बात क्या होता है, जब मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ जाती हैं तो जो लोकल ब्रांड होते हैं, MNC वर्सेस मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं जिनके कई देशों में बिजनेस है, और लोकल ब्रांड हैं, उनके बीच में क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। और उसमें चूँकि ब्रांड नेम MNC का ज़्यादा होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं ब्रांड की तरफ, और तो लोकल की तरफ वो लोगों का रुझान नहीं जाता। तो वो लोकल के पास सर्वाइव करने का एक ही रास्ता बचता है, वो MNCs को ही अपना सामान बेच देते हैं कम पैसे में, और MNC उसको और अधिक रेट में अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं। तो आप, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है। इसके बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का उत्पादन का विस्तार कैसे होता है, वो इस तरह होता है कि वो कच्चा माल विकसित देशों से लेके, एक तो कच्चा माल कलेक्ट करती हैं जिससे वो महंगा सामान बनाती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, वो ऐसे देशों में अपने ऑफिस, फैक्ट्रियाँ बनाती हैं जहाँ पर सस्ते मजदूर उपलब्ध हों, आसानी से लोग उपलब्ध हैं, और कम पैसे पर काम करने के लिए उपलब्ध हैं। जैसे ये एक बेंगलोर का कॉल सेंटर है, जहाँ पर काम, आपको पता है ये कहाँ से हो सकता है ये अमेरिका के लिए काम कर रहे हो लोग। तो इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। 4 नंबर पेज है ये, 4 नंबर पेज। इसमें देखिए क्या समझाया गया है कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है कि जो विश्व भर में उत्पादन हो रहा है उसको जो है वैश्विक मार्केट में डाल दिया गया है। अब सबको कंपटीशन करना पड़ेगा, ये इसका मतलब होता है। देखिए ये कह रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब कभी कभी जो बिज़नेसमैन होता है, ये बिज़नेसमैन है, क्या करता है कि
कहीं कारखाने में किसी देश में कोई प्रॉब्लम आती है, आंदोलन होते हैं या मज़दूर ज़्यादा पैसे की मांग करते हैं, तब वो क्या सोचता है कि हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, यहाँ पर ये बहुत खर्चीला हो गया है। और कहाँ पे स्थानांतरित करेंगे? जहाँ पर कम पैसे में मज़दूर और आसानी से ज़मीनें उपलब्ध हो, सस्ती ज़मीनें उपलब्ध हो। अब देखते हैं, ये देखिए एक ब्रांड समझाया गया है कि ये जीन्स बनाई गई हैं, लेकिन ये क्या है, विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में 6500 रुपये में बेची जा रही हैं। कितनी महंगी हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उत्पादन ये विकासशील देशों में हो रहा है और उसका बिक्री कहाँ हो रही है? डेवलप्ड कंट्रीज़ में। लुधियाना में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के लिए फुलबाड़ निर्माण का चल। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं कि छोटे छोटे कारोबारियों को अपने ठेका दे देती हैं कि आप हमारे लिए इतने तैयार करिए और हम अपने ब्रांडिंग करके उसको बेच देंगे। ये एक उदाहरण है। इसके बाद देखिए, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे कुछ कंपनियों के नाम है, जैसे नोकिया, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नाइकी, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं। इनके बिज़नेस हर जगह हैं। अब लेकिन आपको पता है कि कारों का बिज़नेस, चूँकि हमारे देश में कारें उतनी ज़्यादा नहीं बिकती, तो ये क्या करते हैं, भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित कारें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विदेशों में बिक्री के लिए ले जाती हैं। अब विदेशों में क्यों ले जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर कम पैसे में लोग मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं, या मज़दूरों का जो मजदूरी है वो बहुत कम पड़ती है और कम लागत में गाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। इसके बाद देखते हैं, ये कुछ बताया गया कैसे कैसे ब्रांडिंग करके बेचा जाता है दुकानों को। भारत में चीन के खिलौने और भारतीय खिलौनों में जो एक प्रतिस्पर्धा को समझाया गया है कि चीन के खिलौने क्या होते हैं। एक तो वो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो सस्ते होते हैं। सस्ते होने की वजह से क्या होता है, भारत के जो खिलौने हैं वो उनकी तुलना नहीं कर पाती। और चूँकि मार्केट का मेंस ही यही होता है कि जहाँ पर हम रेट के लेकर प्रतिस्पर्धा करते हैं, रेट कंपटीशन होता है। तो जब रेट की बात आती है तो भारतीय खिलौने चीनी खिलौनों के सामने नहीं टिक पाते। अब देखिए, यहाँ पर समझाया गया है क्या कि सिले सिलाए वस्त्रों के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए। तो ये देखिए, ये इसमें दोनों की प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, वैश्वीकरण एक्चुअल में है क्या कि विश्व के सभी देशों के लिए, वैश्वीकरण मीन्स है कि विश्व के सभी देशों को, बिजनेसमैन को किसी भी देश में जाकर बिजनेस करने के लिए कम से कम कानूनी प्रावधान के आधार पर काम करने की छूट देना। इसमें क्या होता है, विकसित देशों के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा मिलता है, उनको एक बड़ी मार्केट मिल जाती है, और विकासशील देशों और गरीब देशों के जो बिजनेसमैन हैं या उत्पादक हैं वो इसमें कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने ब्रांड को इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच देते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, एक परिवहन के साधनों की बात करते हैं। हमारे देश में बैलगाड़ी और इस तरह के साधन हालांकि अब कम हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी अवेलेबल हैं। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर ऐसे होते हैं जिनमें सामानों को रखा जाता है, खासकर समुद्री विदेश व्यापार में ये काम आता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि भारत का विदेश व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा लगभग कितने % होता है। तो ये आंसर आप बताइएगा। मैं आपको बता दूं, ये 80 से लेकर 100 के बीच में है। कितना % मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो उसको कमेंट करके बताने का कष्ट करें। अब देखिए, ये है, यहाँ पर एक दुविधा को दिखाया गया है, एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया गया है कि हमने कंप्यूटर तो खरीद लिया, एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ने कंप्यूटर खरीद लिया, लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम आ रही, अब वहाँ पर लाइट ही नहीं है। तो एक ये कॉन्ट्रडिक्शन इसमें समझाया गया है। इसके अलावा IT टेक्नोलॉजी की बात भी की गई है। जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ख़ासकर इंटरनेट की सुविधा सबको मिली है, तब से क्या हुआ है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने में और जानकारी प्राप्त करने में आकर्षित हुए हैं। अब और विदेशों को भी, विदेशी कंपनियों को भी इससे बड़ा फ़ायदा मिला है अपने ऐड करने में। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसमें देखिए, एक भारतीय बच्ची अपने फादर से कह रही है कि यह बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तिका की छपाई ऐसी क्यों नहीं है। अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल कैसे शब्दों को पढ़ सकते हैं। तो उनके फादर समझा रहे हैं, नहीं मेरे बच्चे, ये छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। यानी कलरफुल आती हैं ना बहुत सारी मैगजीन्स, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। और हमारी किताबें स्कूलों की वो उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। हालांकि NCERT बुक्स के साथ ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छी हैं। अब इसके बाद इसमें समझाया गया विश्व व्यापार संगठन।
विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताया गया। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या करता है? ये करता है विश्व में जो व्यापार चल रहा है सारे देशों के साथ, एक दूसरे के साथ, उसके जो नियम कानूनों को वो आसान बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि सभी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ सकें और सभी देश एक दूसरे से बिजनेस कर सकें। ठीक है, ये एक इसमें है। और अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसके लिए भी कुछ न्यायसंगत संरचनाएँ बनाई गई हैं, जिनके बारे में डिटेल में इसमें नहीं बताया गया, लेकिन आपको आगे चल के आगे क्लासों में आपको समझाया जाएगा। अब इसमें भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव समझाया गया। देखिए, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ये 1991 में, जब PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तब ये इसकी शुरुआत हुई। और लगभग 2000 तक में बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर उद्योगों को निजीकरण की तरफ और उनमें विदेशी कंपनियों को निवेश को छूट दे दी गई थी। केवल रक्षा से संबंधित और पेट्रोलियम संबंधित कुछ उद्योग थे जहाँ पर विदेशी निवेश की अनुमति नहीं थी। इसके बाद देखते हैं, अब एक और है जो लाइफ स्टाइल की बात है। वैश्विक जीवन शैली जिसका सपना सदैव सपना देखा गया था। वैश्विक जीवन शैली जहाँ पर क्या है कि हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल में रहते हैं, टाइम से लाइट रहती है, जहाँ पर हमें अपने काम करने के लिए घर में आवश्यक चीज़ों के लिए कम, जैसे फ्रिज है, AC है, TV और जो भी कंप्यूटर वगैरह हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और हम एक अच्छे लाइफ स्टाइल जीते हैं। खासकर जैसे बड़े शहरों में फ्लैट कल्चर, जिसमें ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रहता, तो इस टाइप का है। अब देखिए, एक और है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या किया जाता है? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण मीन्स होता है कि विदेशी कंपनियां भारत में या किसी भी दूसरे देश में आएँ, उनके लिए कानूनों को उदार बना दिया जाता है, यानी सरल कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं उदारीकरण। तब वो कहते हैं अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद देखिए, छोटे उत्पादक क्या होते हैं? या तो छोटे उत्पादक जो होते हैं कि किसी भी देश के लोकल ब्रांड, वो क्या करते हैं, या तो उस पर कंपटीशन करें या नष्ट हो जाए। तो जब वो इस नष्ट होने की उम्मीद होती है तो वो क्या करते हैं, अपने ब्रांड को बड़ी कंपनियों को ही बेच देते हैं। तो इस तरह से ये इस पार्ट में समझाया गया। इसके बाद देखिए, वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव को कैसे सहन कर सकता है? यही है कि ये लोग बना देते हैं और ब्रांडिंग दूसरे लोग कर देते हैं, तो इस तरह इनको भी काम हो जाता है और विदेशी कंपनियों को भी अपने ब्रांड के नाम पे बेचने में आसानी होती है। इसके बाद न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। अब देखिए, जो वैश्वीकरण है, MNCs हैं, वो ज़्यादातर बड़े विकसित देशों की हैं। अमेरिका, जापान, कोरिया, जर्मनी, इंग्लैंड, इनकी कंपनियां हैं। तो बाकी देश क्या करेंगे? यही बात यहाँ पर आ जाती है कि फिर देखिए, कुछ नियम ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे सभी देशों की कुछ न कुछ कंपनियों को मौका मिल सके। इसके बाद देखिए, यहाँ पर उसका विरोध भी किया गया WTO का, क्योंकि WTO के विरोध की वजह यह है कि जो छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद इस पार्ट में सारांश रूप में क्या बताया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों जो है वो क्या कर रही हैं, वैश्वीकरण की दिशा में मुख्य भूमिका निभा रही हैं और व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। और लेकिन इसका लाभ किसे मिल रहा है? ज़्यादातर धनी उपभोक्ता को इसका लाभ मिला है, क्योंकि उसे इन कंपटीशन की वजह से चीज़ें उपलब्ध हुई हैं। जैसे अब आप देखिए, अच्छी से अच्छी स्मार्ट TV भी आपको करीब 20-25 हज़ार में मिल जाएगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर ये कंपटीशन नहीं होता, MNCs कंपनी नहीं आती, तो केवल एक देश की कंपनियाँ बहुत महंगा बेचती हैं इसे। इसी तरह AC और फ्रिज के बारे में भी आप कह सकते हैं। तो ये था इस पार्ट से संबंधित। इसके बाद ये अभ्यास प्रश्न दिए हैं, एक टोटल 13 अभ्यास प्रश्न हैं, ये 13 सही विकल्प तक पूरे, इनको कराया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले इस चैप्टर को आप ये जो कराया गया इसको समझने का प्रयास करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।